हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, उसमें क्या होता है, और तभी मैंने आपको बताया था कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी करने वाले हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। क्विकली एक रिकैपिचुलेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। या जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप वीडियोस को शुरू से देखें। थंबनेल में आपको टॉपिक मिल जाता है। मेरी वीडियोस सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहती हैं चैप्टर के। हर वीडियो नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड होती है, तो आप देखिए ध्यान से। अब पर्सनल अकाउंट होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, एबीसी एंड कंपनी एंड सो ऑन। रियल अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता भी चुका हूँ। तो टेंजिबल वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल ले लें, फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए। इनटेंजिबल होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जैसे कि रेपुटेशन, जिसे हम अकाउंट्स में गुडविल भी कहते हैं। पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो हमारे फर्म या बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, या आप कह लो कि इनकम होती है और गेन्स होती हैं, उससे रिलेट करते हैं। तो रूल्स करते हैं। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो, रिसीवर और गिवर, एक पर्सन रिसीव कर रहा है, एक पर्सन उसे दे रहा है, गिव कर रहा है। सो डेबिट करेंगे हमेशा रिसीवर को, क्रेडिट होगा हमेशा गिवर। मोहन पेड टू सोहन 10,000 रुपीज। अब इसमें रिसीवर कौन है? सोहन। एंड द गिवर कौन है? मोहन। सो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो मोहन विल बी डेबिटेड एंड सोहन विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने फर्नीचर ही परचेज किया अपने ऑफिस के लिए, ठीक है जी। तो इसमें हम मान लो, चलो आप एक एग्जांपल लो कि हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, राइट। तो हमारे बिजनेस में क्या एंटर कर रहा है? फर्नीचर। और हमसे क्या जा रहा है? या हमने कैश पेमेंट की होगी, या हमने थ्रू चेक की होगी, एंड सो ऑन। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज। ये एक ट्रांजेक्शन बन गई। ऐसे ही आपको ट्रांजेक्शन्स लिखी आएंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा जर्नल के लिए, लेजर के लिए, एंड सो ऑन। तो इसमें फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। ऐसे ही अब नॉमिनल अकाउंट्स की बात करते हैं। देखो, एक बिजनेस रन करते हैं ना, तो हमारे एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? जैसे रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आप सैलरीज पे करोगे, आप वेजेस पे करोगे, एंड सो ऑन। तो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसमें अब मैं इनकम का एग्जांपल लेता हूं। हम अपने बिजनेस में कुछ कैश रखते हैं डे टू डे खर्चों के लिए, उसका वैसे नाम पेटी कैश होता है, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा हमारे बिजनेस का एक अकाउंट भी खुलता है बैंक में, तो हम कुछ कैश बैंक में भी रखते हैं, कुछ अमाउंट बैंक में भी रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं। तो बैंक सेविंग अकाउंट भी खोलता है प्रोपराइटर का। तो जो बैंक है, उस जो हमने पैसा रखा हुआ है बैंक में, उस पर हमें इंटरेस्ट देता है, राइट। अब वो इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम है, राइट। तो इसमें बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो वो हमारी इनकम होगी। तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक पेड अस इंटरेस्ट रुपीज 5,000 रुपीज। तो इसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, एक है बैंक और एक हम। हमें इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट विल बिकम आवर इनकम। तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। और आया कहां पे है? बैंक में आया, तो रूल लगेगा रियल अकाउंट का। पर ये रिमेंबर, बैंक इज अ रियल अकाउंट। ये आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में। जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में एक ही नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व हो। ये एग्जांपल आ गया, अच्छा हो गया। तो बैंक इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज टेंजिबल, इट कैन बी सीन। तो अब दो रूल लग गए। इनकम आई है, इंटरेस्ट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 5,000 रुपीज जो इंटरेस्ट आया है, वो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आया कहां पे है? बैंक में आया ना। तो बैंक का रूल क्या है, या रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक छोटी सी आपको मैंने नीचे ये फॉर्मूला सा लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, मैंने बात की थी, एग्जांपल दिया था कि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल है ना। तो अब ये देखो कि जब भी कोई एसेट डेबिट होगा, फर्नीचर इज एन एसेट, जब भी कोई एसेट डेबिट होगा,
तो हम उसे इंक्रीज इन एसेट बोलेंगे, या इसका उल्टा इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेब्टेड, राइट। और ऐसे ही हमारी कोई लाइबिलिटी है, अगर उस पर इंक्रीज होता है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। जो पैसा हमने किसी को देना है, अब क्यों देना होगा, देखो हमने गुड्स खरीदे हैं ना, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो हमने जरूरी नहीं है कैश पेमेंट की हो, हमारी क्रेडिट टर्म्स भी चलती हो सकती हैं, हो सकता है हम उसे 30 डेज 60 डेज 90 डेज के साइकिल में जो भी होगा पे करते हैं, तो वो जिस पर्सन को वो अमाउंट पेबल होती है उसे क्रेडिटर कहते हैं, तो हम उसे लाइबिलिटी भी कहते हैं, क्रेडिटर भी कह देते हैं। तो हम जब भी किसी की आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखते हैं हमारी बुक्स में, तो इसका और उसमें अगर इंक्रीज होता है, मान लो और रॉ मटेरियल परचेज हुआ और अभी पेमेंट नहीं की है, तो दैट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी और वो हमेशा क्रेडिट होगी। अच्छा, आगे मैंने लिखा है एंड वाइस वर्सा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिमिलरली अगर एसेट इंक्रीज हो तो डिक्रीज भी तो हो सकता है ना। अब मान लो एक एसेट है, से हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है, कोई कंप्यूटर या वो खराब हो गया, वो यूज नहीं हो सकता, सो इट इज डिस्कार्डेड, तो डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। और इन सिमिलरली इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन लाइबिलिटी इट विल बी डेब्टेड। अब मान लो जिसको हमने पेमेंट करनी है अभी रॉ मटेरियल की, उसमें से हम कुछ पार्शियल पेमेंट कर देते हैं, उससे क्या हुआ, जब परचेज किया था पेमेंट उसकी आउटस्टैंडिंग हो गई थी, तो लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अब हमने टाइम जब आया उसे पेमेंट कर दी, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो इससे इसका मतलब है डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेब्टेड। आगे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पता क्या बोलूंगा, समझना तो है ही है, इनको तो क्रैम ही कर लो, हर वक्त 2-4 बार 5-6 बार जब भी अकाउंट्स या अपनी कमर्शियल स्टडीज करने बैठते हो, ये रूल्स मन में रिवाइज कर लेने हैं, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। मैंने एक और चीज बताई थी कि मैं गोल्डन रूल्स शेयर करूंगा, एक समरी होगी 2 स्लाइड्स की दूंगा, जिनको वो गोल्डन रूल्स पता होंगे, आई गारंटी यू, आई अश्योर यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन में 100% मार्क्स सिक्योर करोगे। अभी कुछ देर पहले मैं ये सोचा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा, जब एग्जाम में अपीयर होगे ना, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कर लेना, चाहे क्वेश्चन नंबर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे हो जाए उससे मैटर नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब है पीस ऑफ माइंड होगा, 2 या 3 घंटे जितनी देर का आपका एग्जाम होता है, पहले ही न्यूमेरिकल करके बैठ जाओगे और आंसर्स आपके करेक्ट होंगे, तो यू विल बी सिक्योरिंग योर मार्क्स, चाहे 20 नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, 9th में तो खैर 15-20 नंबर का ही है, तो ये एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा, मैंने एक और चीज कहनी थी, देखो वीडियो जैसी भी लगती है आपको, लाइक करना ना लाइक करना मैं वो नहीं कहता, मेरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस की है, ठीक है, तो इसमें कुछ फैंसी होने नहीं वाला, इसमें एक सीरियस स्टडी होगी, और मैं ये कहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि मेरी वीडियो कंटिन्यूएशन में आएगी, हर वीडियो अगली या पिछली से रिलेटेड होगी, तो जैसे ही आएगी आपको पता चलेगा, आपको सिलेबस में हेल्प मिलेगी। एंड में दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि रोड टू इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सोचना इसके बारे में, कल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है 20 टर्म्स कराने वाला हूं मैं, वो 20 टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई अकाउंट की ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई अकाउंट का ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, तो आप उसे इजीली कर पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर नाउ।